हेलो गाइस, वेलकम टू देसी स्टोरी रिकैप। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है एक तपते रेगिस्तान से, जहां एक जवान लड़की अपनी जान बचाने के लिए भागी जा रही है। उसके ठीक पीछे 3 हथियारबंद मर्द लगे हुए हैं। वह लड़की जितनी तेज दौड़ सकती है दौड़ रही है, पर वे शिकारी उसके करीब आते जा रहे हैं। कुछ ही पलों में भागते भागते वह एक बहुत ऊंचे पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर पहुंच जाती है। अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। एक पल के लिए उस लड़की को लगता है कि शायद वे लोग उसे छोड़ देंगे। तभी वह शख्स जिस पर उसने दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसके ठीक पीछे आता है और बेहद बेरहमी से उसे उस ऊंचे पहाड़ के नीचे धक्का दे देता है। वह लड़की सैकड़ों फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे गिरती है, जहां एक सूखे पेड़ का नुकीला तना उसके पूरे शरीर को चीरता हुआ आर पार निकल जाता है। इतना भयानक मंजर देखने के बाद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन दोस्तों, उस लड़की की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि सच कहें तो उसकी असली कहानी यहीं से शुरू होती है। क्योंकि अब वह सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं लड़ रही, बल्कि वह मौत के मुंह से वापस आ रही है अपना खूनी बदला लेने के लिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर उन तीनों मर्दों ने जेनिफर को इस तरह धोखा क्यों दिया? आखिर क्यों उस इंसान ने जिससे वह बेपनाह प्यार करती थी, उसे इस तरह तड़पकर मरने के लिए छोड़ दिया? और कैसे एक बेबस जवान लड़की उन 3 दरिंदों का टारगेट बन गई? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। तो कहानी शुरू होती है एक बेहद विशाल और सुनसान रेगिस्तान के बीच से। जहां तक नजर जाए सिर्फ और सिर्फ रेत का समंदर दिखाई दे रहा था। दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं था। लेकिन उस वीरान जगह के बीचों बीच एक बेहद आलीशान मॉडर्न घर बना हुआ था। कुछ ही देर में वहां एक हेलीकॉप्टर आकर लैंड करता है और उसमें से एक कपल बाहर निकलता है। इनके नाम है रिचर्ड और जेनिफर। रिचर्ड एक बहुत अमीर और शादीशुदा बिजनेसमैन है, जबकि जेनिफर वह लड़की है जिसके साथ रिचर्ड का अफेयर चल रहा है। ये दोनों दुनिया की नज़रों से दूर इस सुनसान जगह पर एक प्राइवेट वीकेंड बिताने आए हैं। वहां से रवाना होने से पहले हेलीकॉप्टर का पायलट रिचर्ड को एक छोटा सा गिफ्ट देता है। उस पैकेट के अंदर पायोटी नाम का एक बेहद नशीला और मति भ्रम पैदा करने वाला ड्रग था, जिसे लोग मजे के लिए इस्तेमाल करते हैं। चूंकि आसपास मीलों तक कोई नहीं था, रिचर्ड और जेनिफर उस आलीशान घर में सेटल हो जाते हैं और पूरा दिन एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। अगली सुबह जब जेनिफर की आंख खुलती है तो वह किचन में कुछ खाने के लिए ढूंढने जाती है, पर जैसे ही वह फ्रिज खोलती है वो उसे वाइन की बोतलों के अलावा कुछ नहीं मिलता। इसलिए वह पानी की एक बोतल उठाती है और काउंटर पर रखे फलों को खाने लगती है। तभी अचानक उसकी नजर खिड़की से बाहर खड़ी 2 गाड़ियों पर पड़ती है, जिनके पास 2 हथियारबंद मर्द खड़े थे। वे दोनों जेनिफर को इतनी गंदी और अजीब नजरों से घूर रहे थे कि वह तुरंत असहज हो जाती है। घबराकर जेनिफर रिचर्ड को आवाज लगाती है। रिचर्ड बाहर आता है, मेन गेट खोलता है और उन दोनों मर्दों का बड़े उत्साह से स्वागत करता है। पता चलता है कि वे दोनों रिचर्ड के बरसों पुराने दोस्त हैं, जिनके नाम विंसेंट और दिमित्री हैं। रिचर्ड जेनिफर की मुलाकात अपने उन दोनों दोस्तों से कराता है, पर उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बताने के बजाय वह बड़े कैजुअल लहजे में कहता है कि यह सिर्फ एक दोस्त है जो कुछ दिनों के लिए उसके साथ यहाँ रुकी है। रात होते ही चारों मिलकर शराब पीने लगते हैं और बातें करने लगते हैं। इसी बातचीत के दौरान विंसेंट और दिमित्री की नज़र उस पायोटी ड्रग पर पड़ती है जो रिचर्ड को सुबह मिला था। रिचर्ड उन्हें समझाता है कि यह बहुत ही खतरनाक ड्रग है। वह बताता है कि इसे खाने के बाद इंसान को दर्द का एहसास होना पूरी तरह बंद हो जाता है, लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी भी ज्यादा डोज ले ली जाए तो इंसान की मौके पर ही मौत हो सकती है। इसके बाद रिचर्ड जेनिफर से कहता है कि वह इस ड्रग को किसी सेफ जगह पर छुपा दे। जेनिफर उस नशीले पदार्थ को घर के अंदर ले जाती है और चुपके से उसे अपने गले के लॉकेट के अंदर छिपा देती है और फिर वापस आकर सबको ज्वाइन कर लेती है। रात का माहौल म्यूजिक, ड्रिंक्स और डांस के साथ आगे बढ़ता है। विंसेंट जब से जेनिफर से मिला था वह उसकी तरफ बुरी तरह अट्रैक्टेड था। अब जब वे दोनों साथ में डांस कर रहे थे तो विंसेंट अपनी उस हवस और दीवानगी को छुपा नहीं पा रहा था। विंसेंट की गंदी नज़रों को भांपकर रिचर्ड मुस्कुराते हुए बीच में आता है, जेनिफर का हाथ थामता है और उसे लेकर अपने कमरे के अंदर चला जाता है। अगली सुबह जब जेनिफर सोकर उठती है तो रिचर्ड कमरे में नहीं था। वह किचन में आती है जहां विंसेंट अकेला नाश्ता कर रहा था। वह जेनिफर को अपने पास बैठने के लिए कहता है और बताता है कि रिचर्ड किसी बहुत ज़रूरी काम से बाहर गया है, जबकि दिमित्री रात को ज्यादा पीने की वजह से अब तक सो रहा है। जेनिफर चुपचाप अपना फोन चलाने लगती है, पर वह साफ महसूस कर पा रही थी कि विंसेंट एकटक बिना पलक झपकाए उसे ही घूरे जा रहा है। थोड़ी देर बाद जेनिफर कहती है कि उसे अब अपने घर वापस जाना है और वह कपड़े चेंज करने के लिए ऊपर कमरे में चली जाती है।
जब जेनिफर कमरे के अंदर कपड़े बदल रही होती है तभी अचानक विंसेंट बिना नॉक किए जबरदस्ती कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आता है। जेनिफर बुरी तरह सकपका जाती है और तुरंत खुद को कवर करती है। बाहर जाने के बजाय विंसेंट बेशर्मी से उसके ठीक बगल में बेड पर बैठ जाता है। वह एक गंदी मुस्कान के साथ कहता है, हमें एक दूसरे के साथ अकेले बिताने के लिए थोड़ा और वक्त मिलता। फिर वह पूछता है कि आखिर उसे उस रिचर्ड में ऐसा क्या दिखता है। जेनिफर एक कड़क ताना मारते हुए कहती है, मुझे लंबे लड़के पसंद हैं और तुम हाइट में थोड़े छोटे हो। वह उसके बगल से निकलने की कोशिश करती है पर विंसेंट दरवाजे के बीच में आकर उसका रास्ता रोक लेता है। उसकी वो मजाकिया हरकत पल भर में एक खौफनाक इरादे में बदल जाती है। जेनिफर के बार बार मना करने के बावजूद वह उसे कोने में दबोच लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। ठीक उसी वक्त दिमित्री भी कमरे के बाहर पहुंच जाता है। विंसेंट उसे वहीं से वापस जाने का इशारा करता है। दिमित्री आंखों के सामने सब कुछ देख रहा था कि अंदर जेनिफर के साथ क्या दरिंदगी हो रही है, पर वह उसकी मदद करने के बजाय चुपचाप वहां से पीठ मोड़कर चला जाता है। कमरे से बाहर आकर दिमित्री जानबूझकर टीवी की आवाज को बिल्कुल फुल कर देता है ताकि जेनिफर की चीखें और मदद की पुकार उस घर की दीवारों से बाहर न आ सकें। कुछ देर बाद रिचर्ड घर वापस लौटता है। घर में कदम रखते ही उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस होता है। विंसेंट और दिमित्री बिना कुछ बोले चुपचाप सोफे पर बैठे थे। रिचर्ड को तुरंत कुछ होने का एहसास होता है। जब वह उनसे पूछता है कि क्या हुआ है तो विंसेंट बड़े कैजुअल तरीके से बात को टालते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं यार, जेनिफर का मूड थोड़ा खराब है। रिचर्ड सीधे अंदर कमरे की तरफ भागता है। वह देखता है कि जेनिफर अकेली कोने में बैठी फूट फूट कर रो रही है। रिचर्ड को देखते ही वह तड़प कर कहती है, अभी के अभी उस हेलीकॉप्टर वाले को फोन लगाओ, मैं इसी वक्त यहाँ से जाना चाहती हूँ। और फिर वह रोते हुए रिचर्ड को सब कुछ सच सच बता देती है कि उसकी गैर मौजूदगी में विंसेंट ने उसके साथ कितनी बड़ी दरिंदगी की है। ये सुनकर रिचर्ड का खून खौल उठता है। वह बाहर भागता है और सबके सामने विंसेंट पर बुरी तरह चिल्लाने लगता है और उसे जमकर सुनाता है। कुछ देर बाद जब जेनिफर की आंख खुलती है तो वह देखती है कि रिचर्ड उसके बगल में बैठा हुआ है। उसका लहजा बेहद शांत था, शायद जरूरत से ज्यादा शांत। वह जेनिफर से कहता है कि उसने सब कुछ संभाल लिया है और अब उसे इस बात को यहीं भूल जाना चाहिए। वह जेनिफर को मनाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने जेनिफर के अकाउंट में एक बहुत बड़ी रकम ट्रांसफर कर दी है और यहाँ तक कि उसके लिए कनाडा में एक बहुत अच्छी नौकरी का इंतजाम भी कर दिया है। रिचर्ड के मुताबिक उनके लिए सबसे बेहतर यही होगा कि वे इस भयानक हादसे को यहीं पीछे छोड़ दें और एक नई जगह जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करें। लेकिन जेनिफर इस सौदे के लिए साफ मना कर देती है। वह पागलों की तरह बार बार एक ही रट लगाए जा रही थी, हेलीकॉप्टर को बुलाओ, मुझे अपने घर जाना है। फिर वह सीधे रिचर्ड की आंखों में आंखें डालती है और उसे साफ शब्दों में चेतावनी देती है, अगर तुमने मुझे घर नहीं भेजा तो मैं शहर वापस जाकर तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे इस काले कारनामे और अफेयर के बारे में सब कुछ सच सच बता दूंगी। जेनिफर के मुंह से अपनी पत्नी का नाम सुनते ही रिचर्ड का रहा सहा कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो जाता है। वह गुस्से में जेनिफर के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है और ठंडे लहजे में वार्निंग देता है कि दोबारा उसकी पत्नी का नाम अपने मुंह पर मत लाना। जेनिफर अब एक सेकंड भी वहां नहीं रुकती। वह उस घर से बाहर निकलकर रेगिस्तान की तरफ पूरी स्पीड से दौड़ पड़ती है। रिचर्ड, विंसेंट और दिमित्री भी अपनी बंदूकें तानकर उसके पीछे लग जाते हैं और इसी के साथ कहानी ठीक उसी मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जो हमने बिल्कुल शुरुआत में देखा था। वही बेबस जेनिफर, वही 3 खूंखार शिकारी, वही वीरान रेगिस्तान और वही मौत की खाई। बस फर्क सिर्फ इतना था कि गिरने से एक पल पहले तक जेनिफर को लग रहा था कि उसका अपना रिचर्ड कभी उसे धक्का नहीं देगा। रिचर्ड जेनिफर को शांत करने का नाटक करता है। वह थप्पड़ मारने के लिए माफ़ी मांगता है और वादा करता है कि वह पायलट को अभी फ़ोन कर रहा है। वह विंसेंट का फ़ोन उठाता है और दिखावे के लिए पायलट को कहता है कि अगले 30 मिनट में हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पहुँच जाओ। ये सुनकर जेनिफर का डर थोड़ा कम होता है। उसे लगता है कि आखिरकार वह इस नर्क से आज़ाद हो जाएगी, पर वह मासूम इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसके बगल में खड़े उस शख्स ने मन ही मन उसकी मौत का फैसला लिख दिया है। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के रिचर्ड जेनिफर को एक जोरदार धक्का दे देता है। जेनिफर सीधे पहाड़ के नीचे गिरती है और एक सूखे पेड़ का नुकीला तना उसके पेट को चीरता हुआ आर पार निकल जाता है। कोई भी आम इंसान होता तो उसकी मौके पर ही मौत हो जाती, पर रिचर्ड नीचे झांककर देखता तक नहीं। वह बिल्कुल लहजे में विंसेंट और दिमित्री की तरफ मुड़ता है और कहता है, मैंने ये हम सबकी जान बचाने के लिए किया है। अगर जेनिफर आज यहाँ से जिंदा वापस लौट जाती तो हम तीनों अपनी बाकी की पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे काट रहे होते। इसके बाद वह उन दोनों को समझाता है कि अगर शहर में कोई उनसे सवाल पूछेगा तो उन्हें क्या झूठ बोलना है। उन्हें बस इतना कहना है कि वे हर साल की तरह इस बार भी यहाँ सिर्फ शिकार खेलने आए थे और उन्हें जेनिफर के बारे में कुछ नहीं पता। तीनों मर्द वापस उस आलीशान घर में लौट आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जेनिफर अभी भी मौत से जंग लड़ रही थी।
उसका आधा शरीर उस पेड़ पर लटका हुआ था और रेगिस्तान की लाल चींटियां उसके जख्मों पर रेंगते हुए उसके मांस को नोच रही थीं। वह असहनीय दर्द से तड़प रही थी, पर उस हालत में भी उसने हार मानने से साफ मना कर दिया। वह अपने शरीर के बचे कुचे हौसले को इकट्ठा करती है। जेनिफर का हाथ उस लाइटर की तरफ बढ़ता है। कई दर्दनाक कोशिशों के बाद आखिरकार वह लाइटर को अपने हाथों में पकड़ लेती है। वह तुरंत उस सूखे पेड़ के निचले हिस्से में आग लगा देती है। जैसे जैसे आग की लपटें फैलती हैं, वह झुलसा हुआ पेड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। अपनी आज़ादी का इकलौता मौका देखकर जेनिफर एक जोरदार झटका मारती है और अपने शरीर को उस नुकीले तने से बाहर खींच लेती है जो उसके पेट के आर पार था, और किसी तरह तड़पती हुई जमीन पर आ गिरती है। ठीक उसी वक्त रिचर्ड, विंसेंट और दिमित्री गाड़ियों से उसी पहाड़ की तरफ वापस आ रहे थे। जेनिफर अपने घाव को दबाते हुए दर्द से कराहती हुई लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ती है और एक बहुत विशाल चट्टान के पीछे जाकर छिप जाती है। कुछ ही पलों में वे तीनों मर्द वहां पहुंचते हैं, पर पेड़ पर जेनिफर की लाश गायब देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उनके दिलों में खौफ छा जाता है। विंसेंट घबराकर सबसे पहले बोलता है, देखो, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है। अगर हम उसे अभी ढूंढ लें तो शायद अस्पताल ले जाकर उसकी जान बचाई जा सकती है। रिचर्ड गुस्से में उस पर चिल्लाता है, अगर तुमने एक शब्द भी और बोला तो मैं तुम्हें यहीं जान से मार दूंगा। ये सब तुम्हारी हवस की वजह से हुआ है। अब इस खेल को हमें ही ख़त्म करना होगा। वे तीनों फैसला करते हैं कि वे पहाड़ के नीचे के पूरे इलाके का चप्पा चप्पा छान मारेंगे। तीनों अपनी अपनी गाड़ियों से अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। जब तक वे नीचे पहुंचते हैं, रेगिस्तान में रात का अंधेरा छा चुका था। थोड़ी ही देर में उन्हें ज़मीन पर जेनिफर के ताज़ा खून के निशान मिल जाते हैं। वे उस खून की लकीर का पीछा करते हुए जंगल के बहुत अंदर तक पहुंच जाते हैं। आगे जाकर रास्ता एक नदी पर ख़त्म होता है और खून के निशान भी गायब हो जाते हैं। अब यह अंदाज़ा लगाना नामुमकिन था कि जेनिफर नदी के किस पार गई है, इसलिए वे तीनों अलग होने का फैसला करते हैं। विंसेंट नदी पर पहरा देने के लिए वहीं रुक जाता है, जबकि रिचर्ड और दिमित्री दो अपोजिट दिशाओं में सर्च करने निकल जाते हैं। इधर जेनिफर की हालत हर बीतते मिनट के साथ बदतर होती जा रही थी। उस पेड़ की लकड़ी का एक बहुत बड़ा और नुकीला टुकड़ा अब भी उसके पेट के अंदर गहराई में धंसा हुआ था और उसका दर्द अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। तभी उसे दूर से एक गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनाई देती है। अपनी छिपने की जगह से बाहर झांककर वह देखती है कि दिमित्री अपनी गाड़ी लेकर सीधे उसी की तरफ बढ़ा चला आ रहा है। जेनिफर तुरंत झाड़ियों के पीछे छिप जाती है। जैसे ही दिमित्री की गाड़ी उसके बगल से गुजरती है, जेनिफर बिल्कुल दबे पांव एक साये की तरह पीछे से उसकी गाड़ी के पास पहुंच जाती है। थोड़ी दूर आगे जाकर दिमित्री गाड़ी रोकता है और सुनसान सड़क पर हल्का होने के लिए नीचे उतरता है। जेनिफर समझ जाती है कि यही उसका इकलौता मौका है। वह दबे पांव पीछे से आती है, दिमित्री की गाड़ी में रखी उसकी राइफल उठाती है और सीधे उसकी कनपटी पर तान देती है। लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाती है, सिर्फ एक क्लिक की आवाज़ आती है, कुछ नहीं होता। दरअसल वह राइफल पूरी तरह से खाली थी, उसमें एक भी गोली नहीं थी। बंदूक खाली देखकर दिमित्री का डर गायब हो जाता है और पासा पलट जाता है। वह झटके से जेनिफर पर हावी हो जाता है, उसे बेरहमी से पीटकर ज़मीन पर गिरा देता है। फिर वह तुरंत अपने वॉकी टॉकी से विंसेंट को मैसेज भेजता है, मुझे वो लड़की मिल गई है। विंसेंट राहत की सांस लेता है, अपनी गाड़ी की सीट पर पीछे झुकता है, म्यूज़िक ऑन करता है और मान लेता है कि अब खेल ख़त्म हो चुका है। इधर नदी के किनारे दिमित्री जेनिफर को घसीटते हुए पानी के अंदर ले जाता है। वो उसे सीधे जान से मारने के बजाय बार बार उसका सिर पानी के अंदर डुबो रहा था और जेनिफर को सांस के लिए तड़पते हुए देखकर मज़े ले रहा था। लेकिन उस कश्मकश के बीच जेनिफर की नज़र दिमित्री की बेल्ट पर बंधे हुए एक धारदार शिकार करने वाले चाकू पर पड़ती है। जैसे ही दिमित्री का ध्यान भटकता है, जेनिफर अपनी पूरी ताकत से वो चाकू उसकी बेल्ट से खींचती है और सीधे दिमित्री की आंख के अंदर घोंप देती है। दिमित्री के मुंह से एक रूह कंपा देने वाली चीख निकलती है। कुछ ही पलों में वह तड़प कर वहीं पानी में ढेर हो जाता है। जेनिफर उसकी आंख से वो चाकू बाहर खींचती है और दिमित्री की बेजान लाश धीरे धीरे नदी के बहाव के साथ बह जाती है। वह तुरंत दिमित्री की गाड़ी की चाबी उठाती है और उसे लेकर वहां से भाग निकलती है, पर किस्मत अभी भी उसका साथ देने के मूड में नहीं थी। थोड़ी दूर आगे जाते ही उस गाड़ी का पेट्रोल पूरी तरह ख़त्म हो जाता है और वह वीरान जंगल के बीच बंद हो जाती है। अब कोई और रास्ता न देखकर जेनिफर पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करती है। एक बेहद दर्दनाक और थका देने वाले सफ़र के बाद आखिरकार उसे एक छोटी सी गुफा दिखाई देती है। वो ठंड से बचने के लिए गुफा के अंदर आग जलाती है और दिमित्री के बैग को चेक करती है। उस बैग के अंदर कुछ ज़रूरी सामान के साथ साथ उसे बियर का एक केन मिलता है। प्यास और कमज़ोरी से बेहाल जेनिफर उस बियर को गटक जाती है ताकि उसके शरीर में थोड़ी सी ताकत आ सके, लेकिन उसके पेट में धंसा हुआ वो लकड़ी का बड़ा टुकड़ा अब भी वहीं था।
जिसका दर्द उसकी जान ले रहा था। तभी उसकी नज़र उसके गले में लटके हुए लॉकेट पर पड़ती है। उसे अचानक याद आता है कि रिचर्ड का दिया हुआ वो खतरनाक पायोटी ड्रग अब भी उसके लॉकेट के अंदर सुरक्षित रखा हुआ है। वह बिना एक सेकंड झिझके उस पूरे ड्रग को एक बार में निगल जाती है। शुरुआत में उसके दिमाग पर अजीब सा नशा छाने लगता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में चमत्कारी रूप से उसके पेट का असहनीय दर्द गायब हो जाता है। जेनिफर जानती थी कि घाव को साफ करने का यही इकलौता मौका है। वह उस धारदार चाकू को उठाती है और अपने पेट के जख्म को थोड़ा और काट देती है ताकि वह उस लकड़ी के टुकड़े तक पहुंच सके। उस हेलुसिनोजेनिक ड्रग के असर की वजह से उसे इस बार दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था। आखिरी जोरदार झटका मारती है और उस पूरी लकड़ी को अपने शरीर से बाहर खींच लेती है। लेकिन जैसे ही वह लकड़ी बाहर निकलती है, उसके पेट से खून का फव्वारा फूट पड़ता है। जेनिफर फुर्ती से काम लेती है। वह उस खाली बियर के केन को बीच से काटती है। उसके मेटल को आग के ऊपर तब तक गर्म करती है जब तक कि वह बिल्कुल लाल नहीं हो जाता, और फिर उस तपते हुए लाल मेटल को सीधे अपने खुले हुए घाव पर दबा देती है। उसकी चमड़ी जलने लगती है और दर्द की एक भयानक लहर उठती है, लेकिन उस जलते हुए मेटल की वजह से उसका घाव पूरी तरह सील हो जाता है और खून बहना बंद हो जाता है। पूरी तरह से थककर चूर हो चुकी जेनिफर खुद को रिकवर करने के लिए उसी गुफा के अंदर बेहोश होकर गिर जाती है। अगली सुबह विंसेंट अपनी गाड़ी के अंदर गहरी नींद में सो रहा था। रिचर्ड उसके मजे लेने की सोचता है। वह जमीन से एक मरा हुआ जानवर उठाता है और उसे विंसेंट की गाड़ी के शीशे पर फेंक देता है, जिससे विंसेंट डरकर हड़बड़ाते हुए जाग जाता है। थोड़ी देर बाद विंसेंट अपना मुंह धोने के लिए पास की नदी पर जाता है, पर जैसे ही वह पानी के करीब पहुंचता है, दिमित्री की लाश धीरे धीरे तैरती हुई ठीक उसके सामने पानी के ऊपर आ जाती है। वह खौफ के मारे चिल्लाता हुआ पानी में पीछे की तरफ गिर पड़ता है। किसी तरह खुद को संभालते हुए वह वापस गाड़ी की तरफ भागता है और डर और गुस्से में जेनिफर को गालियां देने लगता है। दूसरी तरफ रिचर्ड बड़े ध्यान से दिमित्री की लाश का मुआयना करता है। उसकी आंख का घाव रिचर्ड को सब कुछ सच सच बयां कर रहा था। वह विंसेंट से कहता है, विंसेंट, वो लड़की अब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए नहीं भाग रही है, अब वह हमारा शिकार करने के लिए वापस आ चुकी है। पुलिस और दुनिया के डर से बचने के लिए रिचर्ड दिमित्री के कपड़ों के अंदर भारी भारी चट्टानें और पत्थर भर देता है। फिर वह और विंसेंट मिलकर उस लाश को दोबारा नदी के गहरे पानी में फेंक देते हैं, ताकि वह इतनी नीचे डूब जाए कि कोई उसे कभी ढूंढ न पाए। अब तक विंसेंट का सब्र पूरी तरह जवाब दे चुका था। वह इस पूरे फसाद और दिमित्री की मौत के लिए रिचर्ड को जिम्मेदार ठहराने लगता है। रिचर्ड का पारा चढ़ जाता है। वह बिना कुछ सोचे विंसेंट के चेहरे पर एक ज़बरदस्त मुक्का जड़ देता है, जिससे विंसेंट की नाक की हड्डी टूट जाती है और उसके चेहरे से खून बहने लगता है। इसके बावजूद दोनों अपनी अपनी गाड़ियों में बैठते हैं और जेनिफर की तलाश दोबारा शुरू कर देते हैं। इधर गुफा के अंदर जेनिफर की आंख खुलती है। वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि उसका जख्म अद्भुत तरीके से भरना शुरू हो चुका था। अब उसके पेट पर सिर्फ उस बियर के केन से जला हुआ एक गहरा निशान बचा था। वह अपनी राइफल उठाती है और गुफा से बाहर निकलती है। तभी अचानक रिचर्ड ठीक उसके सामने प्रकट होता है। वह अपनी बंदूक तानता है और ट्रिगर दबा देता है। जेनिफर एक ज़बरदस्त झटके के साथ हाँफती हुई जाग बैठती है। दरअसल ये सिर्फ एक बेहद खौफनाक सपना था। वह अब भी उसी सुरक्षित गुफा के अंदर थी और असलियत में उसकी तबीयत पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी थी। पूरी तरह होश में आने के बाद जेनिफर अपने हथियार संभालती है और गुफा के बाहर आती है। वह दूरबीन बायनोकुलर्स निकालती है और वीरान रेगिस्तान के छप्पे छप्पे को स्कैन करने लगती है, ताकि वह रिचर्ड और विंसेंट की लोकेशन का पता लगा सके। दूसरी तरफ उन दोनों मर्दों को दिमित्री की वो लावारिस गाड़ी मिल जाती है जिससे जेनिफर भागी थी, पर जेनिफर वहाँ आसपास कहीं नहीं थी। रिचर्ड तुरंत एक नया प्लान बनाता है। वो विंसेंट से कहता है कि वे दोनों अलग अलग दिशाओं में सर्च करेंगे और बाद में इसी जगह पर आकर मिलेंगे। प्लान के मुताबिक रिचर्ड रेगिस्तान के पूर्वी हिस्से की तरफ निकल जाता है। अपनी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले विंसेंट गाड़ी के साइड मिरर में अपने उस टूटे हुए और खून से लथपथ चेहरे को देखने के लिए रुकता है। मिरर की वही चमक दूर बैठी जेनिफर को उसका सटीक ठिकाना बता देती है। अपनी दूरबीन से जेनिफर विंसेंट की बिल्कुल सही लोकेशन ट्रेस कर लेती है। जैसे ही विंसेंट गाड़ी आगे बढ़ाता है, जेनिफर बिल्कुल खामोशी से एक साये की तरह दूर से उसका पीछा करने लगती है। थोड़ी दूर जाने के बाद विंसेंट की गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने लगता है, इसलिए वह गाड़ी रोककर टैंक में पेट्रोल भरने के लिए नीचे उतरता है। जेनिफर समझ जाती है कि जिस मौके का वह इंतज़ार कर रही थी वह आ चुका है। वह अपनी स्नाइपर राइफल को एक चट्टान पर सेट करती है, सांस रोककर बिल्कुल सटीक निशाना लगाती है और ट्रिगर दबा देती है। लेकिन ऐन वक्त पर निशाना थोड़ा चूक जाता है और गोली सीधे विंसेंट के कंधे को चीरती हुई निकल जाती है।
विंसेंट दर्द से चीख उठता है और जेनिफर के वहां पहुंचने से पहले ही झाड़ियों के पीछे गायब हो जाता है। जब जेनिफर गाड़ी के पास पहुंचती है तो विंसेंट वहां नहीं था। पीछे सिर्फ जमीन पर बिखरी हुई खून की बूंदें बची थीं। जेनिफर बिना वक्त गंवाए उस खून की लकीर का पीछा करने लगती है। उधर विंसेंट को जल्द ही एहसास हो जाता है कि उसका बहता हुआ खून जेनिफर को सीधे उस तक ले आएगा। वह तुरंत अपना एक जूता उतारता है और अपने मोजे को एक पट्टी की तरह इस्तेमाल करते हुए घाव पर कसकर बांध लेता है, जिससे खून बहना तुरंत कम हो जाता है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद खून के निशान अचानक गायब हो जाते हैं। जेनिफर रुकती है और आसपास विंसेंट को ढूंढने लगती है, पर वह इस बात से अनजान थी कि चालाक विंसेंट ऑलरेडी एक ऊंची चट्टान के ऊपर चढ़कर घात लगाए बैठा था। जैसे ही जेनिफर खुले मैदान में कदम रखती है, विंसेंट पीछे से उस पर फायर कर देता है। किस्मत से वो गोली जेनिफर के सिर को छूते हुए निकल जाती है, जिससे उसका कान बुरी तरह कट जाता है। जेनिफर रुकने के बजाय आगे की तरफ दौड़ने लगती है। विंसेंट उसके पीछे भागता है और एक के बाद एक कई राउंड फायर करता है, पर जेनिफर की किस्मत अच्छी थी कि सारी गोलियां मिस हो जाती हैं। भागते भागते जेनिफर अपने हाथ में रखी फ्लैशलाइट के शीशे को जोर से पत्थर पर मारकर तोड़ देती है और उस कांच के नुकीले और धारदार टुकड़ों को अपने पीछे जमीन पर बिखेर देती है। जेनिफर को पकड़ने की धुन में अंधा हो चुका विंसेंट नीचे जमीन को नहीं देख पाता और उसका पैर सीधे उस जाल पर पड़ता है। कांच का एक बहुत बड़ा और नुकीला टुकड़ा उसके पैर के तलवे को चीरता हुआ अंदर धंस जाता है। विंसेंट के मुंह से दर्द की एक भयानक चीख निकलती है। वह तड़पते हुए उस कांच को अपने पैर से बाहर खींचता है और लंगड़ाते हुए वापस अपनी गाड़ी की तरफ भागता है। अब गाड़ी के आने से एडवांटेज विंसेंट के पास था। वह स्टीयरिंग संभालता है और गाड़ी से जेनिफर को कुचलने के लिए आगे बढ़ता है। जेनिफर समझ जाती है कि वह गाड़ी लेकर सीधे उसी की तरफ आ रहा है। वह भागने के बजाय रेगिस्तान के बीचों बीच खड़ी हो जाती है, अपनी राइफल ऊपर उठाती है और उसका इंतजार करने लगती है। जैसे ही विंसेंट की गाड़ी उसकी रेंज के भीतर आती है, जेनिफर फायरिंग शुरू कर देती है। पहली गोली मिस हो जाती है, दूसरी गोली गाड़ी के बोनट पर लगती है, पर वह रुकती नहीं। अब गाड़ी बिल्कुल जेनिफर के ऊपर चढ़ने वाली थी। जेनिफर एक आखिरी गहरी सांस लेती है, बिल्कुल शांत होकर निशाना लगाती है और दोबारा ट्रिगर दबाती है। इस बार गोली सीधे विंसेंट के माथे के बीचों बीच जाकर धंस जाती है। विंसेंट का सिर स्टीयरिंग पर गिरता है और गाड़ी वहीं रुक जाती है। आखिरकार जेनिफर ने अपनी जिंदगी बर्बाद करने वाले उन दरिंदों में से पहले शैतान का काम तमाम कर दिया था। विंसेंट को मारने के बाद जेनिफर उसी की गाड़ी उठाती है और वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ रिचर्ड तय की गई जगह पर विंसेंट का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब घंटों बीतने के बाद भी विंसेंट वापस नहीं लौटता तो रिचर्ड को असली सच्चाई का एहसास हो जाता है कि विंसेंट अब इस दुनिया में नहीं रहा। जिंदगी में पहली बार रिचर्ड के चेहरे पर असली मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। वह समझ जाता है कि उसका बनाया पूरा प्लान ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका है। सेकंड भी गंवाए बिना सीधे अपनी गाड़ी उस आलीशान घर की तरफ दौड़ा देता है। वह जेनिफर के आने से पहले वहां से सब कुछ समेटकर भाग जाना चाहता था। घर पहुंचते ही रिचर्ड सबसे पहले पायलट को फोन लगाता है और चिल्लाकर कहता है कि अगले 30 मिनट के अंदर हेलीकॉप्टर लेकर यहां पहुंचो। फोन रखने के बाद वह अपने चेहरे को साफ करने के लिए बाथरूम जाता है, पर तभी उसे घर के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। रिचर्ड तुरंत अलर्ट हो जाता है। वह अपनी बंदूक शॉटगन उठाता है और घर के एक एक कमरे की तलाशी लेने लगता है। वह बाहर भी कदम रख, पर वहां कोई नहीं था। उसे लगता है कि शायद यह सिर्फ उसका वहम था और वह वापस घर के अंदर कदम रखता है, लेकिन अंदर पैर रखते ही उसके पैर जम जाते हैं। सामने खुद जेनिफर खड़ी थी और उसकी राइफल का निशाना सीधे रिचर्ड की छाती पर था। रिचर्ड के मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकल पाता कि जेनिफर ट्रिगर दबा देती है। गोली सीधे रिचर्ड के पेट में जाकर लगती है। पेट में इतनी भयानक गोली लगने के बावजूद रिचर्ड पलटकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। जेनिफर गोलियों की बौछार से बचने के लिए पास ही रखे एक सोफे के पीछे छलांग लगा देती है। दोनों तरफ से गोलियां चल रही थीं, पर धीरे धीरे रिचर्ड का शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था और उसका खून बहुत तेजी से बह रहा था। वह बमुश्किल अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। वह रेंगते हुए घर के दूसरे कोने में जाकर छिप जाता है। जेनिफर फर्श पर गिरे उस ताज़ा खून के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ती है। उधर रिचर्ड एक दीवार के पीछे घात लगाकर बैठा था। उसका प्लान था कि जैसे ही जेनिफर सामने आएगी वह उसे सीधे मौत के घाट उतार देगा, लेकिन जेनिफर अब फर्श पर फैले खून के पैटर्न को देखकर वह रिचर्ड की इस चाल को भांप जाती है। वह उस जाल में फंसने के बजाय दूसरे रास्ते से घूमकर रिचर्ड के पीछे पहुंच जाती है। रिचर्ड को जब एहसास होता है कि जेनिफर ने उसे मात दे दी है तो वह भागकर पास के कमरे में जाता है और अपने बहते खून को रोकने के लिए
पेट के जख्म पर प्लास्टिक फिल्म को कसकर लपेटने लगता है, लेकिन जेनिफर उसे वहां भी ढूंढ लेती है और बिना झिझके उस पर गोलियां बरसाना शुरू कर देती है। रिचर्ड अपनी जान बचाकर दोबारा भागता है और जेनिफर उस पूरे घर में उसका पीछा करने लगती है। तभी अचानक फर्श पर फैले हुए खून पर जेनिफर का पैर फिसलता है और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ती है। इससे पहले कि वह दोबारा खड़ी हो पाती, रिचर्ड पीछे से एक भूखे भेड़िए की तरह उस पर लपकता है। वह अपने दोनों हाथों को जेनिफर के गले पर कस देता है और उसका दम घोंटने की पूरी ताकत लगा देता है। जेनिफर की सांसें रुक रही थीं, पर उसने हार मानने से साफ मना कर दिया। वह अपनी बची कुची आकत को अपनी उंगलियों में समेटती है और अपने पूरे हाथ को सीधे रिचर्ड के पेट के उस जख्म के अंदर घुसा देती है जहां उसे गोली लगी थी। जख्म के छुए जाने से रिचर्ड को एक असहनीय और भयानक दर्द होता है, जिससे उसकी पकड़ ढीली हो जाती है और वह जेनिफर का गला छोड़ देता है। जेनिफर को जिस मौके की तलाश थी वह मिल चुका था। वह तुरंत पास पड़ी बंदूक को अपने हाथों में उठा लेती है। ठीक उसी पल रिचर्ड एक आखिरी बार चिल्लाता हुआ जेनिफर पर दोबारा लपकता है। इस बार जेनिफर एक सेकंड के लिए भी नहीं हिचकिचाती। वह सीधे ट्रिगर दबा देती है। बंदूक का वो भयंकर धमाका रिचर्ड के सीने को चीर देता है और इसी के साथ अपने आखिरी दुश्मन को मलबे में मिलाने के बाद जेनिफर थककर चूर कदमों से धीरे धीरे उस आलीशान घर से बाहर निकलती है। और इसी के साथ ये रूह कंपा देने वाली कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।